अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान जिन हालात में पहुंच चुका है, अब नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान की कमबख्ती चारों तरफ से आई हुई है। पहले मैं बताऊं आपको कि 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी में फ्रांस के एक गांव में एक अफवाह फैली कि एक आदमी और उसकी बीवी ने एक पुतले को तोड़ा फोड़ा है एक चर्च में। और यह है कि पूरी पब्लिक जमा हो गई, वायोलेंस हुआ और उस आदमी और औरत को आग लगा दी गई। वोल्टेयर एक फिलोसोफर मशहूर और रोसो, इन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और ऐसी आवाज़ उठाई कि पूरा फ्रांस खड़ा हो गया कि ये चर्चों की बदमाशी क्या है। उस वक्त यूरोप में चर्चों की बदमाशी टॉप पे थी और पूरे यूरोप में बादशाहतें थी, फ्रांस में भी किंगडम थी। और फिर वोल्टेयर और रोसो की काविशों से पूरा फ्रांस खड़ा हो गया। जैसे आज हम देखते हैं जन जी का बड़ा जोर है कि जन जी ने ये कर दिया वो कर दिया। अभी तक मैंने नहीं देखा कि जन जी ने कोई बड़ा काम किया हो। इन्होंने इकोसिस्टम, जो इंटरनेशनल इकोसिस्टम है लेफ्ट का और कम्युनिस्टों का, उसके स्पॉन्सरशिप पे जन जी ने जितने किए हैं कि नतीजा क्या निकला है। क्या बांग्लादेश में बेहतरी हो गई? बांग्लादेश तबाह हो गया जन जी के उस पे। नेपाल में कोई तब्दीली आई है, श्रीलंका में कोई तब्दीली आई है। तो यह है कि अपना इंटरनेशनल एजेंडा इम्पोज करने के लिए ये जो आपको जन जी के प्रोटेस्ट नज़र आते हैं वो हैं। लेकिन फ्रांस में वो ऐसा रिवॉल्यूशन आया कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन माना जाता है। और उसका नतीजा ये निकला कि यूरोप के बाकी कंट्रीज़ जिनमें किंगडम थी उन्होंने इससे सबक हासिल किया और उन्होंने अपने कंट्रीज़ में, यूके में जैसे किंगडम थी, तो उन्होंने पार्लियामेंटों को स्ट्रॉन्ग किया और राइट्स दिए। इससे पहले पार्लियामेंटें होती थी, एक सो कॉल्ड डेमोक्रेसी होती थी, लेकिन पावर सारी किंग के पास या क्वीन के पास होती थी। तो बाकी कंट्रीज़ ने सबक सीखा और अपनी पावर रिलिंक्विश की किंग्स ने, और पार्लियामेंट्स को स्ट्रॉन्ग किया, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग किया। वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था ना, उसने पूरे फ्रांस में और पूरे यूरोप में, और आज भी उसकी मिसालें दी जाती हैं। बताने का मकसद ये था कि वही सिचुएशन आज पाकिस्तान की है। फ्रांस की इकोनॉमी इतनी तबाह नहीं थी, आज तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह है। फ्रांस के अपने पड़ोसियों से इतने खतरनाक रिलेशनशिप नहीं थे जैसे आज पाकिस्तान के अपने पड़ोसियों से इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान से हैं। पाकिस्तान कर्जे में धंसा हुआ है। ये आपने देखा है, ये महमूद खान अचकजई हैं, पाकिस्तान पार्लियामेंट के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, बलूचिस्तान के पख्तूनों के लीडर हैं। ये क्या कह रहे थे आपने देख लिया। वही इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान अपनी मतलब एक ऐसी अजीब किस्म की पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशनशिप खेल रहा है कि अब तक पाकिस्तान बचा हुआ है, लेकिन ज़्यादा अरसा बचेगा नहीं। ये जो आप देख रहे हैं ये बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में टैंक आ गए हैं, एयरफोर्स वहाँ पे बम्बार्डमेंट कर रही है, टैंकों से वहाँ पे फौजियों को भेजा जा रहा है कि क्योंकि अब फौजियों की गाड़ियाँ बम धमाके से उड़ा दी जाती हैं, तो अब टैंकों को भेजा गया। टैंक आपको पता है कि एक ऐसा हथियार है जो हमेशा जंगों में इस्तेमाल होता है। आप देख रहे हैं कि दुनिया में कई जगहों पे ऑपरेशन करती है मिलिट्री अपने कंट्रीज़ में, वहाँ पे टैंकों की ज़रूरत नहीं पड़ती, टैंक जंगों में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब पाकिस्तान मान नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान बलूचिस्तान में एक जंग लड़ रहा है। जब आपने देखा कि बलोच कर्मचारी क्रांतिकारी जब बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गए, पाकिस्तान की आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले किए, तो बलोचों ने, आम बलोचों ने निकल के स्वागत किया, खुशियां मनाई, उनको खाना पीना दिया। लेकिन जब आर्मी आती है तो ये भाग जाते हैं। और ये सिर्फ बलूचिस्तान का वाकया नहीं है। क्या ये देखें, ये केपी
केपी में जब आर्मी आती है तो आम पब्लिक भाग रही होती है। ये चीज़ें आपको, जब इजराइल की आर्मी जब गजा में भाग जाती है तो गजा वाले छुप जाते हैं, इधर उधर पनाह ले रहे होते हैं। ये ऑक्यूपाइंग फोर्सेस हैं ना, इनकी ये हरकतें होती हैं जिससे आम आदमी पीछे हटता है। तो पाकिस्तान इस वक्त टोटली आर्मी ऑक्यूपाइंग पॉलिसी पे चल रही है। ये कह रहे हैं कि हम बलोचों से नेगोशिएशंस नहीं करेंगे। ना करो भाई, बलोच भी नेगोशिएशंस के लिए अब तैयार नहीं है। बलूचिस्तान, देखे इंडिया ने जैसे कहा है ना कि हम पाकिस्तान से सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे बात करने के लिए तैयार हैं, वो है कि भाई कब पीओके और गिलगित बल्तिस्तान छोड़ रहे हो। जब तुम लोगों को ये टॉपिक पे बात करनी हो कि पीओके और गिलगित बल्तिस्तान तुम लोग छोड़ने को तैयार हो, तब हम तुमसे नेगोशिएशंस करने को तैयार हैं। यही बलोच भी कह रहे हैं कि हम आपसे सिर्फ 1 पॉइंट पे नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं कि आप कब बलूचिस्तान छोड़ रहे हो और बलूचिस्तान को आज़ाद कर रहे हो। तो ये आर्मी आपको फैसिलिटीज़ देने को तैयार नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे हर मुल्क के अपने एजेंडे होते हैं, पाकिस्तान की न्यूक्लियर बॉम्ब की ब्लैकमेलिंग कह लें या जो भी है, लेकिन एंड ऑफ द डे इनका प्रोपेगेंडा फेल होता जा रहा है। ये जो बड़ा इस्लामाबाद का धमाका होता है, इसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को नंगा किया है, क्योंकि धमाके के 1 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने अफ़गानिस्तान पे भी डाल दिया, इंडिया पे भी डाल दिया, सब कुछ कर दिया कि तालिबान कर रही है, टीटीपी कर रही है। नतीजा ये निकला कि आईएस के मतलब आईसिस जो है, दाइश खुरासान, उसका काम है ये। आईसिस क्या है इस रीजन में? आईसिस उधर बनी थी, तुर्की ने बनाई थी, पाकिस्तान की डायरेक्टिव ली थी, क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप बनाने में पाकिस्तान पायनियर की हैसियत रखता है। पाकिस्तान से ज़्यादा किसी का अनुभव नहीं है टेररिस्ट ग्रुप बनाने का। पाकिस्तान ने तकरीबन 35-40 साल से इंडिया और अफगानिस्तान में अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन प्रॉक्सीज के ज़रिए चला रहा है। तो तुर्की और सीआईए ने पाकिस्तान की हेल्प लेके आईसिस बनाई थी लीबिया, इराक और सीरिया के लिए। वहाँ पे तकरीबन मामला ख़त्म हो गए। लीबिया को उन्होंने सिविल वार में धकेल दिया। इराक पे तकरीबन अमेरिका का कब्जा है। इराक में आज डेमोक्रेसी सो कॉल्ड है, लेकिन उस इलेक्शन में वही जीतता है जिसको अमेरिका अप्रूव करता है। इराक का पेट्रोल अमेरिका बेच रहा है। इराक का सब कुछ अमेरिका डिसाइड कर रहा है। इराक पे तो इनका फुल कब्जा है। लीबिया में सिविल वार है। आधे लीबिया पे अमेरिका के जो आशीर्वाद से बैठे हैं, वो भी ख़ास तौर पे पेट्रोल रिच एरिया में। सीरिया में भी ये आईसिस के ही टॉप टेररिस्ट जोलानी को ला के बिठा दिया। सीरिया का भी मामला ख़त्म हो गया। तो फिर आईसिस ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि आईसिस आ गई पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप्स का पैराडाइज है। टेररिस्ट ग्रुपों को पाकिस्तान जैसी सहूलत कहीं मिलती नहीं है। देखें, ये खलीलजाद हैं जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। इन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका जब तालिबान से लड़ रहा था 20 साल तक, तो यही आईसिस लाया था अमेरिका तालिबान से लड़ने के लिए। हालांकि एक ज़माना था कि तालिबान भी सीआईए आईएसआई की कोऑपरेशन से बनी थी, लेकिन फिर तालिबान अमेरिका के मुखालिफ हो गया। 9/11 के बाद अलकायदा की सपोर्ट की वजह से तालिबान से 20 साल अमेरिका ने जंग लड़ी, तो वहाँ पे कई टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेट होते थे। आईसिस को वहाँ पे एकोमोडेट किया गया था आईएसआई की मदद से। अब जब तालिबान के हवाले सरकार की, तो आईसिस को भागना पड़ा। तो भाग के कहाँ गए? ईरान थोड़ी गए हैं, सेंट्रल एशिया थोड़ी गए, पाकिस्तान आए। ये खलीलजाद जो हैं वो बता रहे हैं कि ज़्यादातर आईसिस वाले पाकिस्तान आ गए हैं। अब अफ़गानिस्तान में कभी कभी कोई बम धमाका होता है, टेररिज्म होती है, तो अफ़गानिस्तान साफ कहता है कि पाकिस्तान आईसिस के ज़रिए, दाइश खुरासान के ज़रिए ये कर रहा है। देखें, ये डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ है ना, बोंगियाँ बहुत मारता है, लेकिन इसकी हिस्ट्री रही है कि इसने हमेशा पाकिस्तान आर्मी की, पास्ट की आर्मी को हमेशा गालियां दी हैं। करंट को तो गुलाम बना हुआ है ना, हालांकि ऑफिशियली ये बॉस है। ये असला जो हमने अपनी दफाई अफवाज को दिया हुआ है,
ये हमने हिंदुस्तान के आगे उनको लड़ने के लिए दिया था। ये आज जो F-16 मांगे जा रहे हैं 5 अरब डॉलर के एवज, क्या इससे बलूचिस्तान पे बमबारी होगी, वजीरिस्तान पे बमबारी होगी, या सिंध पे बमबारी होगी, या पंजाब पे बमबारी होगी? क्योंकि आज तक तारीख में हमारे हुक्मरानों ने कोई जंग नहीं जीती, और जो भी जंग लड़ी उसकी इब्तिदा हमारे हुक्मरानों ने की। ये लम्हा फिक्रिया है, हमको अपनी सफों में अपने मुल्क के दुश्मन तलाश करने पड़ेंगे। आसिम मुनीर के बॉस का बॉस है, कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली आसिम मुनीर कम्स, एक सरकारी ऑफिसर है ना आसिम मुनीर डिफेंस सेक्रेटरी के अंडर में आता है, और डिफेंस सेक्रेटरी डिफेंस मिनिस्टर के अंडर में आता है। तो ये ऑफिशियली बॉस है, लेकिन आज तक आपने कभी देखा है कि आसिम मुनीर दुनिया में दंदनाता फिरता है? तो ये हो, कहीं ऐसा भी होता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ किसी फॉरेन डेलीगेशन से मिल रहा होता है, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से ख्वाजा आसिफ को आसिम मुनीर से पहले बैठना चाहिए, लेकिन ये हमेशा बाद में बैठा होता है। तो बेगैरत नौकरियां कर रहा है, आर्मी की चापलूसियां कर रहा है, लेकिन हमेशा पिछली आर्मी को गालियां देता है। इसका बाप अयूब खान के ज़माने से पॉलिटिक्स कर रहा है। अयूब खान ने जब फातिमा जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना की बहन ने अयूब खान के खिलाफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा था, तो फातिमा जिन्ना का निशान था इलेक्शन का लालटेन। इसके बाप ने फातिमा जिन्ना की लालटेन एक कुत्ती के गले में लटका के पूरे उसमें घुमाई थी। ये फातिमा जिन्ना के साथ ये कर रहा था, अयूब खान के साथ मिलके। ये हमेशा आर्मी की गोद में बैठा है, सिवाय मुशर्रफ के। जियाउल हक के दौर में भी इसका बाप और ये खूब फले फूले। अब बता रहा है कि अफगान जंग तो हमने फजूल में लड़ी, ना ये इस्लाम था ना जिहाद था। हमने उन 2 जंगों में कोई इस्लाम के लिए या मजहब की मोहब्बत के लिए शिरकत नहीं की थी। दोनों डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी चाहिए थी, पर एक सुपर पावर की जो है तायीद चाहिए थी, इसलिए हमने की थी। वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि वो जहाद था, कोई जहाद वगैरह नहीं था। वो एक सुपर पावर की जंग थी, उसके लिए हमने अपना करिकुलम चेंज कर दिया। आज तक वो करिकुलम दोबारा नहीं हम बहाल कर सके, जो आपने, मैंने और यहाँ पे बहुत से लोगों ने 60 की और 70 की दहाई में पढ़ा। ये फेथ यूनिटी डिसिप्लिन नहीं, पाक कायदे ने कहा था, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन कहा था। यहां तक माइक्रो किस्म की चेंजेस जो हैं इस मुल्क के जो ईथॉस था, पॉलिटिकल ईथॉस था, रिलीजियस जो ईथॉस था, उसको अमेंड किया गया, उसमें चेंजेस की गई क्योंकि हमने एक मेड इन अमेरिका जहाज रखा था। तो पूरे पाकिस्तान, खासतौर पे कराची के नौजवानों को जिहाद के नाम पे भेजा। अब ये भी बता दो साथ में कि कश्मीर में भी जो तुम लोग जिहाद चलाते रहो, ये भी तुम लोगों की पैसों की खेल था, डॉलर कमाने का खेल था। वापस आता हूँ आईसिस दाइश खुरासान पे। संडे गार्डियन ने आज से 3-4 साल पहले ये रिपोर्ट दी थी कि आईसिस खुरासान का टेररिस्ट जो है ना, वो पाकिस्तान के आर्मी के अंडर में अफगानिस्तान में यूज़ हो रहे हैं। अफगानिस्तान बार बार कहता रहा है कि आईसिस खुरासान पाकिस्तान पाल रही है अफगानिस्तान में टेररिज्म करने के लिए। और ये रिपोर्ट, और इससे पहले एक और रिपोर्ट दी थी जब ये आईसिस दाइश खुरासान के टेररिस्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान से भाग रहे थे, तो इसने रिपोर्ट दी थी संडे गार्डियन ने कि पाकिस्तान इनका स्वागत कर रहा है और ये पाकिस्तान की हॉस्पिटलिटी इंजॉय कर रहे हैं आईसिस दाइश खुरासान के। अजीज दोस्तों, कभी कौमी सलामती के नाम पे, कभी दहशतगर्दी के नाम पे, कभी शिया के नाम पे, कभी सुन्नी के नाम पे, कभी जैश मोहम्मद के नाम पे, कभी सिपा सहाबा के नाम पे, कभी इसराइल के नाम पे। और आपने देखा कि इसराइल से कितनी मोहब्बत किसको थी, किस तरह से दौड़े दौड़े गए जो है ये पीस बोट्स को ज्वाइन करने के लिए। तो कहानी क्या सुना रखी थी और आज कहानी की हकीकत जो है वो क्या हमारे सामने आई। तो इमरान खान की जो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग कमिटमेंट है अडेला जेल के अंदर, उसके नतीजे में पाकिस्तानी कौम शऊरी तौर पे बेदार हुई है। आज पाकिस्तानी कौम को हर बम धमाके के पीछे उसकी हकीकत समझ आती है। ये आपने देखा मोहित पीरजादा
कह रहे हैं इस कौम के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, कभी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, कभी शिया सुन्नी के नाम पे, कभी जैश मोहम्मद के नाम पे, तो कभी सिपाही साहबा के नाम पे और कभी इसराइल के नाम पे। और अभी कह रहे हैं कि इनको इसराइल से इतनी मोहब्बत है कि ट्रंप ने 19 फरवरी को जो मीटिंग बुलाई है गजा पीस बोर्ड की, उसमें भागे भागे जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर जा रहा है। आपने देखा कि जब गजा पीस बोर्ड का इनॉग्रेशन हुआ था डेवोस में, प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया था, तो उसको सऊदी अरब ने भी ज्वाइन किया था, इमारात ने भी ज्वाइन किया था, कुवैत ने भी ज्वाइन किया था, कई मुस्लिम कंट्रीज़। आप मुझे ये बता दें, वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान था, मोहम्मद बिन जैद था, कोई मुस्लिम कंट्री का चीफ था, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या किंग, ये बैठा हुआ था। और ये तब से मुसलसल इसको मौका चाहिए कि कब मैं डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में जाके अपना दुखड़ा रहूं। ये भी हुकूमत को खबरदार करना चाहता हूं कि अब जाली वजीर आजम जा रहा है ट्रंप की गुलामी में, ट्रंप की खुशनुदी के लिए वाशिंगटन में पीस बोर्ड के पहले इजलास में। इस पीस बोर्ड में ट्रंप के एक तरफ नेतन्याहू जो जेनोसाइड का मुर्तकिब है, जो वार क्रिमिनल है, जो 6,80,000 फलस्तीनियों का कातिल है, वो बैठा होगा, और दूसरी तरफ ये जाली वजीर आजम बैठा होगा। ये उसके साथ टेबल शेयर करना चाहता है, ये उसके साथ टेबल शेयर करना चाहता है, ये उसके साथ हैंड शेक करना चाहता है, ये उसके साथ सलाम मशवरे करना चाहता है। ये कुल्लम कुल्ला इनहिराब है इकबाल और कायद के फलस्तीन पॉलिसी से। ये मस्जिद अक्सा से बेवफाई है, गजा के खून से गद्दारी है, और फलस्तीन को फिरोख करना है, जिसकी पाकिस्तानी कौम किसी सूरत इजाजत नहीं देगी। इंशाअल्लाह हम इस अज़म का इजहार करते हैं कि ट्रू डेमोक्रेसी के लिए, सावधान पार्लियामेंट के लिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए, और उसके साथ साथ फंडामेंटल राइट के रेस्टोरेशन और कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्टोरेशन के लिए ये मुजाहिमत जारी रहेगी। हम जेलों में जाएंगे, हम पुलिस गर्दी बर्दाश्त करेंगे, हम फिस्तायत का मुकाबला करेंगे, लेकिन जमहूरियत के परचम को उठाए रखेंगे, अवाम की हुकूक के परचम को उठाए रखेंगे। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल जमहूरियत का है, आमिरियत जलील होगा, आमिरियत का चेहरे सियाह होगा, और आमिरियत। तो ये भागा भागा जा रहा है, और इस पे कई लोग एतराज कर रहे हैं कि भाई तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हारा उधर जाना बनता ही नहीं है। तो अजीज दोस्तों, ये आर्मी टेररिज्म की इंडस्ट्री चलाती है, CIA के इशारे पे भी ये चलाते रहे। आप ये देखें, I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places. कि ये हिलरी क्लिंटन ने साफ कहा है कि CIA टेररिस्ट ग्रुप बनाती रही और इसका ठेका पाकिस्तान को ही मिलता रहा है। पाकिस्तान ठेके लेता रहा है और टेररिस्ट ग्रुप बनाता रहा है। अजीज़ दोस्तों, इस्लामाबाद में जिस दिन धमाका होता है, उस दिन हाफिज जुबैर मोहम्मद जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद था। हाफिज जुबैर मोहम्मद आईसिस खुरासान का कमांडर है, जो इस्लामाबाद में मौजूद था और आर्मी की गोद में बैठ के ये सारे काम कर रहा है। ये खैबर पख्तूनख्वा में इसको रखा गया है। कुछ दिनों पहले, इस्लामाबाद से धमाके से एक दिन पहले, TTP ने हमला करके दाइश खुरासान के कैंपों पे कोई दर्जन से ज़्यादा दाइश खुरासान के टेररिस्ट मार दिए थे। खबर दबा दी जाती है पाकिस्तान में। ये दाइश खुरासान का फ़ौरन भाग के जब ये हमला होता है तो KP से इस्लामाबाद आ जाता है, और ये इससे पहले ये लश्कर तैयबा की तरफ से
भारत के कश्मीर में जाके टेररिज्म करता रहा है, लेकिन अब कश्मीर की दुकानें इनकी टेररिज्म की बंद हो रही हैं, तकरीबन कम हो गया है काम, तो इसको अब अफ़गानिस्तान पे लाया गया है और ये अफ़गानिस्तान के ऊपर चीज़ें कर रहा है। इस्लामाबाद मस्जिद का धमाका आईएसआई का शाहकार था, आईएसआई का कारनामा था और आईएसआई ने इस्लामाबाद धमाका स्पेशली जो वजूहत पे किया था वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. काइंडली कीप सपोर्टिंग.